नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आप रोज ऐसी खबरें देखते हैं जिनका केवल आपसे सीधा रिश्ता है। पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में उन्हीं खबरों को मुद्दा बनाता है जिनको छोटी आवाज समझकर दबा दिया जाता है। हर छोटी आवाज के बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारे देश का स्वागत है। सबसे पहले आज मैं देश में लागू हुए नए कानून का परीक्षण करूंगा। CAA कानून देश में कैसे लागू किया जाएगा, इसके नियम सरकार ने देश को आज बता दिए हैं। 39 पन्ने के इस दस्तावेज में क्या क्या है, इसमें लोगों के डर का जवाब है या नहीं, हर बात आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरा परीक्षण चुनावी चंदे का होगा, मिस्टर बॉन्ड का। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। चुनावी चंदे देने के लिए जो बॉन्ड बनाए गए थे उनकी जानकारी कल तक SBI को चुनाव आयोग से साझा करनी होगी, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज के आदेश में 15 मार्च तक चुनाव आयोग को देश को यह बता देना होगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। आज SBI चंदे की जानकारी देने के लिए वक्त मांग रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और यह कहा गया कि इसके लिए देश को बताने के लिए, देश के सामने रखने के लिए ये रोस्टर है, इसको आपको फॉलो करना होगा। चंदे की पूरी कहानी का परीक्षण आज आप मेरे साथ देखिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आज मैं आपको एक बहुत खास जानकारी दूंगा, ये आपकी कार से जुड़ी हुई है। आप मॉल में जाते हैं, किसी पार्किंग में कार खड़ी कर देते हैं, लेकिन वहां पर आपकी कार की स्कैनिंग हो जाती है। अगर आपकी महंगी कार है तब भी उसकी स्कैनिंग हो जाती है। उसको ट्रैक करने वाली GPS डिवाइस लगा दी जा सकती है। फिर कुछ दिन बाद आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी। ये सब एक बड़े संगठित अपराध का हाईटेक सिंडिकेट है जो ये सारा काम करता है। मैं आपको इसके बारे में आज सावधान करूंगा। आज का पहला परीक्षण है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। आज से भारत के कुछ राज्यों में कुछ खास तरह के लोगों को शर्तों के साथ नागरिकता देने का कानून अमल में आएगा। सरकार अब नागरिकता देने के नियम और तरीके बता रही है। जो लोग CAA कानून की शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें भारत के नागरिक होने का गौरव मिलेगा। कई दशक से अपने हक के लिए तरस रहे लोगों का सपना पूरा होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह एक चुनावी स्टंट है जिसे ऐन लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए लागू किया गया ताकि एक तीर से दो निशाने साधे जा सके। यह नागरिकता का कानून है या वोट का रजिस्टर? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल इसका आज पूरा परीक्षण करेगा। देखिए, बहुत बड़ा कदम है और इस देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है। किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है CAA। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में CAA लागू होना चाहिए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इतना विलम्ब क्यों किया? अगर विलम्ब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटना। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे।
एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। मेरे हाथ में ये वो दस्तावेज है जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। ये 39 पन्नों का दस्तावेज है। इसमें नागरिकता के लिए हर फॉर्म मौजूद है। हर फॉर्म पर अपना अलग विषय है। भारत में देश के जो भारत से आए हुए लोग हैं उनके लिए इसमें प्रोविजन होंगे नागरिकता लेने के लिए, जैसे कि भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए होंगे, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म है, भारतीय माता पिता के बच्चे होंगे उनके लिए फॉर्म है, भारतीय माँ या पिता के बच्चे के लिए फॉर्म है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए फॉर्म है, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए फॉर्म है। और इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टिफिकेट का भी जिक्र है, जिनमें एक प्रमुख कौन कौन से हैं सुन लीजिए जरा उन्हें। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और नंबर 2 पे है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, और तीसरा क्या है, योग्यता सर्टिफिकेट। ये 3 तरह के सर्टिफिकेट्स का प्रावधान इस 39 पन्ने के दस्तावेज में किया गया है। अब हम आपको अपने संवाददाता नीरज पांडे की वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने इस 39 पन्नों में दर्ज किए गए नियम कायदों के बारे में कुछ खास जानकारियां डेवलप की। सीए जानकारी में एक और चीज है, नीरज की बात हम आपको सुनाएंगे, कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन सीए कानून में नागरिकता का आवेदन करने वालों को बताना होगा कि क्या उसने पहले कभी भारत की नागरिकता छोड़ी थी, क्या पहले कभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, क्या पहले कभी नागरिकता की एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हुई थी। नागरिकता की अर्जी देने वालों को घोषणा करनी होगी कि वो भारत की स्थायी तौर पर नागरिकता चाहते हैं और भारत को यहां घर बनाकर रहेंगे। सीएए लागू होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इससे बदलाव क्या होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, किसको फायदा होगा। चलिए ये तो आपको बताना ही है, लेकिन नीरज की वो पीटीसी हमारे पास आ गई है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सीएए की बाकी जानकारी। आपको पहले वो सुना देते हैं। लंबे इंतजार के बाद सीए को लेकर भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मेरे मोबाइल पर ये आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें 8 क्लॉज रखे गए हैं। 8 क्लॉज में कई सेक्शन हैं, ABCD करके सेक्शन हैं और तमाम तरह की रूलिंग है। यानी कि सीए को लेकर सीधे तौर पर रूलिंग दे दी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी प्रताड़ित होकर 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइनॉरिटी भारत आए हैं, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यही नहीं, इस पूरे आप देखें रूलिंग के साथ साथ एक फॉर्म भी लगाया गया है जिस फॉर्म में पूरा प्रोफार्मा दिया गया है कि आप अपना प्रोफार्मा में फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, नाम के अलावा पूरी डिटेल दे सकते हैं। लेकिन जो इसमें इन क्लॉज में जो चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्या हैं? यानी कि आप अगर भारत में रह रहे हैं, आपकी जो नागरिकता है, एक तो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी जो आप कम से कम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हों, भारत में रह रहे हों और आपकी जो रहने की अवधि है कम से कम 5 साल की हो। यानी 5 साल 31 दिसंबर 2014 से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हों, या आपकी जो आप उन माता पिता से पैदा हुए हों जो उससे पहले भारत में आए हों। एक और है इसमें जो रूलिंग दी गई है, अगर आप रूलिंग पर गौर करें तो अलग अलग रूलिंग है। या तो आपकी शादी यहाँ भारतीय किसी व्यक्ति से हुई हो या किसी भारतीय माता पिता से आप पैदा हुए हो, तो कई तरह की रूलिंग्स इसमें दी गई हैं। और अब ये सीए की काफ़ी सार्वजनिक हो चुकी है, सामने आ चुकी है, रूलिंग आ चुकी है। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सीए आप ऑनलाइन ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही मान्य होगा और जल्द ही भारत सरकार इसके लिए एक पोर्टल जारी करेगा और उस पोर्टल के जरिए आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीए कानून बन गया है, एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, रूलिंग आ चुकी है। थोड़ी देर में, या ये कहें कि अगले 1-2 दिन में पोर्टल भी जारी हो जाएगा और अब उन तमाम लाखों लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा जिन्हें लंबे समय से नागरिकता की दरकार थी, नागरिकता के लिए देख रहे थे सरकार की तरफ। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
और वहां से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसके अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात एक और है कि जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता के पात्र या अप्लाई करने के हकदार सिर्फ वही लोग होंगे, उसके बाद वाले नहीं। आपको यह भी बता दूं कि CAA कानून से भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई मतलब नहीं है भारतीय नागरिकों से उसका। नागरिकता देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। अब इस प्रक्रिया को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी पूरा कैसे करेंगे, जैसे अभी नीरज बता रहे थे, उसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूं। शरणार्थी आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। सरकार एक पोर्टल जारी करेगी और ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। आपको किसी भी दफ्तर में लाइन नहीं लगानी है, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आवेदकों के दस्तावेजों की और उनके पूरे कैरेक्टर रोल की पूरी पड़ताल करेगी, देखेगी कि ये सही है या नहीं है। नियम के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आवेदक को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये प्रोसेस आज तय कर दिया गया है। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल हमारे देश में रहना जरूरी होता था किसी भी शरणार्थी को, लेकिन नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही आप नागरिक बन जाएंगे, ये रियायत दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि विदेशियों को निकालने का कानून नहीं है, बल्कि ये 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। अब सवाल है कि नागरिकता कानून से कितने लोगों का फायदा होगा। इस पर सरकार के पास जो आंकड़े हैं उनको भी आपके सामने रख देता हूं। 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल का अगर मोटा मोटा आंकड़ा निकाले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। पिछले 6 साल में 5,950 लोगों ने नागरिकता प्राप्त भी की है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 तक 3,117 विदेशी हैं जो भारत के नागरिक बने हैं। CAA जब लागू होगा तब पश्चिम बंगाल और असम जैसे सूबों में खूब सियासत होगी और वो दिन आ भी गए हैं, रिएक्शन ऐसे आने भी लगे हैं। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लाने की वकालत की। CAA लागू होने की टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि अगर CAA से नागरिकता रद्द हुई तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म पालन करने का अधिकार है। दिग्विजय ने CAA को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया। क्या CAA से ध्रुवीकरण होगा वोट्स का? क्या लोकसभा चुनाव में CAA का फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये जानना आप भी चाहते होंगे और पूछना लाजमी भी है। अगर इस कानून पर चुनावी असर की बात करें तो राजनेताओं का दावा यह है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीट्स और असम की 14, जबकि त्रिपुरा की 2 और जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर इसका असर पड़ सकता है। और ये यहीं से पॉलिटिकल लोगों को ये लगने लगता है कि आखिरकार चुनाव के आखिरी मौके पर अगर CAA लाया गया है तो इसके पीछे बीजेपी की या सरकार की कोई मंशा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के बॉन्ड की पाई का हिसाब देने के लिए साफ और सीधे तौर पर कह दिया है, क्योंकि यह लगता है कि चुनाव नजदीक आ गया है और जितना टाइम दिया गया था SBI को उसके हिसाब से SBI ने जून तक का टाइम मांग लिया था, तो कोई भी जून तक का टाइम देने के लिए तैयार नहीं था। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि आप कल ही हर हाल में हमें इसका हिसाब दीजिए। अब आपको बताते हैं मिस्टर बॉन्ड यानी चुनावी चंदा क्या है। आप कहेंगे अपनी स्वेच्छा या फिर हैसियत के मुताबिक किसी को भी दी गई रकम जो है वो चंदा होता है, जिसके बदले में किसी रिटर्न की उम्मीद ना की जाए। चंदा मतलब दे दिया, किसी को दान कर दिया, मतलब सहयोग राशि है। ऐसी रकम है जिसे डोनेट करने के बाद डोनर की मौजूदा हैसियत में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, बदलाव नहीं आता। ना आर्थिक तौर पर उसको कोई फर्क पड़ता है और ना ही राजनीतिक तौर पर। आम स्थिति में आप अपनी आमदनी से जो भी खर्च करते हैं, फिर वो डोनेशन ही क्यों ना हो भले, पर उसका पाई का
हिसाब तो आखिरकार आपको देना पड़ता है। और अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दलों को किसने कितना चंदा दिया, इसका हिसाब राजनेताओं से क्यों ना लिया जाए। हक बनता है ना इसका जानना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों से एक शब्द बहुत चर्चा में है और ये शब्द है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे मैं मिस्टर बॉन्ड कह रहा था अभी। साधारण भाषा में चुनावी बॉन्ड एक ऐसे कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल भारतीय राजनीति के चंदा ग्रहण का पूरा परीक्षण करेगा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिससे राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आंच फिर एक बार राजनीतिक पार्टियों की तिजोरी पर पहुंच रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से दायर याचिका पर फैसला क्या दिया? केवल 40 मिनट में ऑर्डर दे दिया। मिस्टर बॉन्ड पर फैसले से राजनीतिक दलों में खलबली क्यों है, अब इसकी वजह आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च यानी कल सुबह 12 मार्च है, कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने का ऑर्डर दे दिया है। जो मोहलत मांग रहा था एसबीआई वो नहीं मिली। साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो किसने किसको कितना पैसा दिया, किस पार्टी को कितना पैसा दिया, इसकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने कल तक एसबीआई से मांगी है। चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक चंदा देने वालों का नाम पता वेबसाइट पर हर हाल में सार्वजनिक करना होगा, ताकि हम आप सब लोग इस बात से जाहिर हों कि किसने क्या पैसा दिया। भारतीय राजनीति में चंदा ग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या मायने रखता है, आप सब ये सोच रहे होंगे। इसका परीक्षण विस्तार से करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन पहले चंदे पर चढ़ी राजनीति की चमक का एक वीडियो क्लिप मैंने आज दिन भर तैयार करवाया, आप वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और एसबीआई को चाहिए कि तथ्यों के साथ निर्धारित समय में वो सारे डिटेल प्रस्तुत करें। आज की जो फैसला ये क्रांतिकारी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश बच जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट जागते रहे तो। देश के लोकतंत्र के लिए विक्ट्री है, एक एक वोटर के लिए विक्ट्री है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। पूरा देश ये जानना चाहता है आखिर नरेंद्र मोदी को घबराहट किस बात की है। रहीमन चंदा राखिए बिन चंदा सब सून, चंदा गए न उबरे पार्टी पॉलिटिक्स टाइकून। आप कहेंगे पटियाल आज कैसे दोहे सुना रहा है। मैं कोई बात बिना तथ्यों के नहीं करता, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिटिकल चंदे की कुंडली का हिसाब पूछना तो आज बनता भी है, क्योंकि पेच तो चंदे की पारदर्शिता को लेकर फंसा हुआ है। साधारण भाषा में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट यही पारदर्शिता राजनीतिक चंदे में चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि चंदा लेना गलत है, लेकिन चंदा कितना मिला, किससे मिला, किस रूप में मिला, इसकी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए ना, आप सबको होनी चाहिए ना। इसीलिए चंदे का पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। चंदा सेवा है या मेवा? क्या चंदा राजनीतिक दलों का धंधा है? राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला क्या वो ब्लैक मनी है या व्हाइट? क्या पूरी तरह से चंदे की पारदर्शिता जो है वो आ जाएगी इससे, इस ऑर्डर से? क्या अब चुनाव में ब्लैक मनी नहीं खपाई जा सकेगी? क्या आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना अब आसान हो जाएगा? ये सब सवाल है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो कहा जाए इससे चुनाव में काले धन की एंट्री रुक जाएगी, यही कहा गया था ना, इसीलिए ये बॉन्ड लाए गए थे ना। लेकिन चंदा देने वालों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया, तो फिर एक पवित्र प्रयास मुकदमा क्यों ना हो जाए, इस पर होना चाहिए ना एक। और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के
बैंक एसबीआई की एक बात नहीं सुनी इस पे, चाहे जितनी मर्जी सवाइयां दी, उन्होंने एक नहीं सुनी। सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों का चंदा क्या किसी और का धंधा चमकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? चुनावी बॉन्ड पर केस करने वाले संगठन के प्रेसिडेंट से हमने यही पूछा। बेसिकली आज की जो हियरिंग में दलील दी गई थी एसबीआई के लॉयर हरीश साल्वे के द्वारा, वो कोर्ट ने मानी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एसबीआई ने अपने एफिडेविट में ही लिख के दिया है कि जब एक ट्रांशे की सेल होती थी 10 दिन की, 15 दिन की, उसके तुरंत बाद सारी डिटेल्स कि किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को गया, वो मुंबई के जो एसबीआई का हेडक्वार्टर है उसमें जमा करा दी जाती। तो ये स्टेट बैंक के लॉयर ने एक्नॉलेज किया, हाँ जी ये डेटा तो हमारे पास है, तो हमने लिंक करना है। तो कोर्ट ने बोला कि हमने 15 फरवरी का जो आदेश दिया था उसमें लिंकिंग की बात कही ही नहीं। 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि क्या किस प्रकार से स्टेट बैंक कार्रवाई करता है और वो ये डेटा जमा कराता है कि नहीं। एडीआर ने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ जो याचिका दी है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनमें क्या है और किन किन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और राजनीतिक दलों को एक के बाद एक झटके दिए। कोर्ट के अंदर क्या हुआ आज, इसका परीक्षण भी पटियाल ने करवाया। हाइलाइट्स आपको साधारण भाषा में पहले ही समझा देता हूं। एसबीआई के सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा आज कोर्ट में, मैं एसबीआई की तरफ से आया हूं, हमें आपके आदेश को पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा, 15 फरवरी से लेकर अब तक 26 दिन हो गए, आपने क्या किया? एसबीआई ने प्रोसेस में दिक्कत का हवाला दिया और कहा एसओपी बनाई गई थी कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो, क्योंकि हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है। यह आदेश था, उन्होंने साल्वे साहब ने कहा। कोर्ट ने पूछा, जब डोनेशन देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी दोनों के डिटेल्स मुंबई ब्रांच में भेजे जाते हैं आपकी तरफ से और कोर्ट के आदेश में सूचनाओं का मिलान करने की बात कही नहीं गई कि आप उनको टैली करके बताइए, बल्कि सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही गई है। एसबीआई ने कहा उसके पास पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं, यह भी जानकारी है कि किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश कराए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, पिछले महीने की बात कर रहे थे, आज 11 मार्च हो गई, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए इस पर? कुछ भी नहीं बताया गया अब तक। अगर जानकारी है तो उसको शेयर कीजिए, उसको साझा कीजिए। एसबीआई ने कहा हम एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको नंबर्स की जानकारी जल्दबाजी में नहीं देना चाहते, क्योंकि वो गलत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया है यह जानकारी आप दे सकते हैं। फिर गलती कैसे हो सकती है इसमें? आपके पास डिटेल्स हैं, कैसे गलती का सवाल कहां से आ गया? एसबीआई ने कहा यह नंबर गुप्त रखे गए हैं, इन्हें सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को हमें ट्रेस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने आदेश का पालन किया है, कोर्ट को डिटेल्स दे दी जो उनके पास मौजूद थी, इसे सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट उन्हें तुरंत खोलने का आदेश देता है। चुनाव आयोग जानकारी सामने लाए और एसबीआई भी 12 मार्च 2024 तक इन डिटेल्स को सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में और क्या क्या अहम बातें कही गई हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में इसका पूरा परीक्षण मैंने करवाया। किससे? हमारे संवाददाता निपुण सहगल से, क्योंकि वही सारा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करते हैं। इस आदेश की सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलवार 12 मार्च बैंक के वर्किंग आवर्स तक यानी शाम तक स्टेट बैंक को अपने पास मौजूद सारा का सारा आंकड़ा चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक प्रकाशित कर देगा अपनी वेबसाइट पर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेट बैंक जो ये बात कर रहा है कि उसको मिलान में समय लगेगा ताकि तरतीब से व्यवस्थित तरीके से आंकड़ों को दिया जा सके कि किस बॉन्ड को किसने खरीदा और उसी बॉन्ड को किसने कैश कराया। यह जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक मांग रहा था 3 महीने का समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह समय इतना नहीं दिया जा सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और सीपीएम, ये 2 याचिकाकर्ता जो मुख्य मामले के याचिकाकर्ता थे, उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की थी
स्टेट बैंक के खिलाफ, एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता पर भी सवाल उठाया है कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी के माध्यम से आवेदन दाखिल कराया गया समय मांगते हुए, और उस आवेदन में भी यह नहीं बताया गया कि 15 फरवरी को आदेश आने के बाद से अब तक किया क्या स्टेट बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस बार पालन करने में कोई कोताही हुई स्टेट बैंक की तरफ से तो अवमानना का मुकदमा चल सकता है। चुनावी चंदा किसने किसको दिया, किस पार्टी को कितना मिला और किस किस से मिला, इसकी देखरेख का जिम्मा एसबीआई का है। उसके पास डेटा भी है, लेकिन बैंक कह रहा है कि हम ये डिटेल 1 by 1 कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से गलती की गुंजाइश है। जब एसबीआई के पास डोनर्स की डिटेल्स हैं तो फिर पेच कहां है, इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया। साधारण भाषा में आपको भी समझा देता हूं। मान लीजिए ए और बी राजनीतिक दल हैं और सी डोनर है। ए और बी दो राजनीतिक दल हैं और डोनर को सी मान लिया जाए। अब सवाल है कि ए और बी को सी से कितना चंदा मिला। मान लेते हैं सी ने ए को और बी को 1 लाख रुपए चंदा दिया, लेकिन डोनेट करने वाले की हैसियत 1 लाख रुपए सालाना कमाने की भी नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा डोनर सही है या गलत है, मनी ब्लैक है या व्हाइट है जो चुनावी चंदा दिया गया। दूसरा पेज क्या है, इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया। दूसरे पेज का चंदा देने वालों के नाम गुप्त रखे जाते हैं। कोर्ट एसबीआई ने यही कहा कि भाई आप उनके जाहिर कीजिए। अब इसी आधार पर मान लिया जाए ए और बी को सी ने चंदा दिया, अगर उसकी डिटेल जनहित में साझा नहीं होगी तो क्या गारंटी है कि ए और बी को डोनेशन के बदले सी को राजनीति या शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अगर ये पता लग जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि सरकार ने कोई फायदा दिया है नहीं, जो बड़े बड़े डोनर्स हैं उनको फायदा मिला या नहीं मिला, या वैसे ही वो दान पुण्य कमा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देकर। अब पटियाल का सवाल है कि चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का कोई भी एक्सक्यूज क्यों नहीं सुना। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, देश को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का कस्टोडियन भी वही है, एसबीआई है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की पैरवी में सरकार के वकील खड़े थे, वो थे सॉलिसिटर जनरल तक ने पैरवी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर सीबीआई की दलीलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, पेच कहां फंसा, इसके लिए हमने कानून के जानकारों से डिटेल्ड बातचीत की कि मसला क्या है। आज कंप्यूटर और डिजिटल एज में आप लाखों ट्रांजैक्शन, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो दुनिया का एक बहुत ग्लोबल बैंक है, और उनका तो किसी जगह से अगर आपका अकाउंट भी अगर यहाँ है और आप अमेरिका में हैं, कहीं पे भी हैं जहाँ इनकी ब्रांच है, आप वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। सारे इंटरकनेक्टेड है। पर इसके आपको ये जानकारी जानने से पहले ये देखना चाहिए था कि उन्होंने क्यों इसको रोकने की बात की थी। आज की तारीख में जो सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे अकाउंट खोले हैं और एलिजिबल हैं। शुरू में 5 होंगी, 10 होंगी, अब करते करते 25 हो गई हैं। चुनाव में पैसा मायने रखता है, बिना पैसों के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन पार्टियों के फंड में जो पैसा आता है उससे जो चुनाव का खर्च उठाती हैं। अब यह भी विचित्र संयोग है कि पिछले कुछ चुनाव में जिस पार्टी के हिस्से जितना ज्यादा चंदा आया उसे जीत उसी अंदाज में मिली। 2018 से अब तक 40 चुनाव हुए, 1 लोकसभा और 39 विधानसभा चुनाव। 39 में से 23 विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन ने जीते, जबकि कांग्रेस यानी यूपीए अलायंस को 8 राज्यों में सफलता मिली। क्षेत्रीय दलों को भी 8 ही विधानसभा चुनाव में जीत मिली। जहां तक सवाल लोकसभा का है तो बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा सीटें आई, ज्यादा उनको सीटों का लाभ हुआ। भारत में 97 करोड़ वोटर हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, आप सब भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चंदे के जोर पर किसी भी दल ने चुनाव जीता होगा, लेकिन तथ्य और सत्य दिखाना मेरा फर्ज है, वो मैं करता रहूंगा हमेशा। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल अचानक इस्तीफों के रहस्य का परीक्षण करेगा। यह कहानी शुरू होती है अरुण गोयल साहब से। गोयल भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त थे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला था, हम सब आप लोग इंतजार ही कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन बैठक में गोयल साहब वहां मौजूद नहीं होते हैं। और खबर क्या सामने आती है? खबर सामने आती है कि गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। चुनाव आयोग में उनके बॉस राजीव कुमार भी नौकरशाह हैं। वो भारतीय राजस्व सेवा से जुड़े हुए हैं, जिसे हम आईआरएस कहते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में आईआरएस की मेरिट आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से नीचे होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इस वक्त अकेले वही रह गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयुक्त का कामकाज देखने के लिए उनके साथ काम करने वाले 2 चुनाव आयुक्तों ने अपने पद खाली कर दिए हैं। एक रिटायर हो गए हैं, वो थे अनूप चंद्र पांडे, उनके सेवानिवृत्त हो गए थे, वो भी इलेक्शन कमिश्नर थे। जबकि दूसरे थे अरुण गोयल साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त ही बच गए हैं ले देकर, और चुनाव सिर पर खड़े हैं। 2022 में अरुण गोयल को 2027 तक के लिए चुनाव आयुक्त के पदभार के लिए चुना गया था। उन्होंने वीआरएस लेने के एक ही दिन के भीतर उनकी नियुक्ति इस पद पर कर दी गई थी, जिसके कारण बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे निपट गया। लेकिन फिर अचानक अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया क्यों? और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने फौरन स्वीकार भी कर लिया। अब जब भी ऐसा होता है तो आम आदमी के मन में कुछ खटकने वाले सवाल आ ही जाते हैं। क्या अरुण गोयल की सरकार से बन नहीं रही थी? ये वो सब सवाल हैं जो आपके मेरे सबके जहन में चल रहे हैं इस वक्त कि ऐसा हुआ क्यों? क्या उनकी अपने बॉस से नहीं बन रही थी? क्या कोई ऐसा मामला था जिससे पद की बदनामी हो सकती थी? क्या पद पर बैठे व्यक्ति का काम सरकार के लिए परेशानी बन सकता था, इसलिए छोड़ दिया वो पद? क्या उनसे जुड़े किसी कोर्ट केस का फैसला आने वाला था? क्या किसी जांच की रिपोर्ट आने वाली थी? क्या गोयल की किसी और पद पर नियुक्ति होने वाली है? क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं? या गोयल साहब को कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा था और वो नहीं करना चाहते हो? सवाल ये भी है कि क्या मन के मुताबिक काम ना करना चुनाव आयुक्त के लिए महंगा पड़ गया? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब में इस्तीफे की 3-4 चीजें हमेशा सामने आती हैं। जब भी कोई बड़ा इस्तीफा होता है, वो क्या होता है जो सामने आती हैं? स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा, निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, घरेलू वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है, अंतर आत्मा की आवाज के कारण इस्तीफा देना पड़ रहा है, या कुछ और कहने की चाह है। तो इस तरह की चीजें ये हमेशा सामने आती हैं। कुल मिलाकर बड़े पदों पर अचानक इस्तीफे के बाद कार्य तो सामने आ जाता है, भाई ये कर दिया बंदे ने, लेकिन कारण पता नहीं चलते। और असली कारण की तलाश में कयासों का बाजार हमेशा गर्म है, जैसे कि गोयल साहब के मामले में। इसके पीछे वो तो राज, कोई ना कोई राज होगा, मतभेद की बात होगी जरूर, और खासतौर पे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा जो सरकार कहती है वही करते हैं। जितनी भी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उसमें कुछ लोग ज़मीर वाले भी हैं, आज वो अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनने वाले लोग हैं। हो सकता है उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया हो। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हैं? मन से 400-405 सीट ले लो कहीं से, चुनाव का नाटक क्यों? क्योंकि इस नाटक की स्क्रिप्ट पहले ही आप लिख चुके हैं। अचानक इस्तीफे से पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी और बिना दबाव और भय के काम करने की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं और एक तरह की अस्थिरता सी आ जाती है, जैसे चुनाव आयुक्त के अचानक इस्तीफे के बाद इस वक्त आई है। कुछ सवाल हैं और उनके जवाब भी हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पहला सवाल है, क्या केवल मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव करवा सकते हैं? अब ये जानकारी भी आप गौर से सुन लीजिएगा, इसे जैसे हालात हैं उस हिसाब से हमने ये सवाल आपके लिए तैयार किए। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले चुनाव करवा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या गोयल साहब के इस्तीफे से चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल, सिर्फ एक सदस्यीय चुनाव आयोग क्या संविधान के खिलाफ है? नहीं, एक सदस्यीय आयोग भी संवैधानिक होता है।
क्या चुनाव से पहले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की संख्या जरूरी है? नहीं। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या होना उनके साथ अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, अकेले भी करवा सकते हैं। 5वां सवाल, क्या चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है? आप सोच रहे होंगे ना, अब क्या नया लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो इस पर कोई रोक नहीं होती है, हो सकती है। क्या चुनाव की तारीख का ऐलान आगे बढ़ सकता है, पोस्टपोन हो सकते हैं, या ऐसा जैसा हम मान रहे हैं कि आगे सरक जाएंगे 1 महीना 15 दिन? यह साफ नहीं है कि तारीखें आगे बढ़ सकती हैं या नहीं। क्या चुनाव तारीखों से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी? नियुक्ति हो सकती है, हम यही कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन नियुक्ति होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। और 8वां सवाल क्या है, क्या पहले कभी ऐसी स्थिति आई थी जैसी आज है? जवाब है हाँ। 1990 से पहले सिर्फ 1 सदस्यीय चुनाव आयोग ही होता था, तब ज्यादा सदस्य नहीं होते थे। इस्तीफे की सही वजह बताना क्यों जरूरी है? यहां मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा याद आता है, सितंबर 1951 का। आज दिन में हम पढ़ रहे थे। आप में से शायद कई लोगों को पता भी होगा, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो पार्लियामेंट में आकर अपना इस्तीफा बाकायदा पढ़ा था। 9 पन्नों के इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने सिलसिलेवार तरीके से यह बताया था कि लोकतंत्र में इस्तीफे की सही वजह बताना बहुत जरूरी क्यों है। ये पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी है और नागरिक का हक भी है इसे जानना। तो संविधान के निर्माता को ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा था। एक मंत्री को अपने इस्तीफे की असली वजह बताना जरूरी माना गया है। इसकी इजाजत संसद चलाने के नियम भी देती है। संसद को यह पता नहीं होता कि कैबिनेट कैसे काम करती है। सदन को पता नहीं होता कि कैबिनेट सदस्यों के बीच सद्भाव है या नहीं है। मतभेद होते हैं लेकिन पता नहीं चलते। इसीलिए यह पता चलना जरूरी होता है साझी जिम्मेदारी को पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही है। बिना कारण बताए इस्तीफा देने पर लोग मंत्री के चरित्र पर संदेह करने लगते हैं। मीडिया के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, वो उसके आधार पर इस्तीफे के कारणों पर कयास लगाने लगते हैं। देखिए 1951 में मीडिया के बारे में उन्होंने भी कुछ ना कुछ टिप्पणी की थी। तब तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, जिससे ये देखिए, ये मैं आज उनका पूरा ये ऑर्डर मैं पढ़ रहा था। ये वो 9 पन्ने का ऑर्डर है मेरे हाथ में, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने 1951 में इस्तीफा देते टाइप ये पढ़ा था। ये वही दस्तावेज था, मैं एक एक अंडरलाइन करके चीज़ ये पढ़ रहा था आज। और उन्होंने इस्तीफा देने की वजह बताने को लेकर एक एक चीज़ क्लैरिफाई की है और ये भी बताया है कि क्यों वजह बताना जरूरी होता है। फालतू के लांछन से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जनता को पता लगे, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे इस्तीफे आते हैं जब पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी गरिमा वाले पद पर आपको लगाया गया था तो आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। यही आज सारा परीक्षण हम कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि इस्तीफा हमेशा कारणों के साथ सामने आना चाहिए, फिर वो किसी के खिलाफ हो या किसी के पक्ष में। अब मैं यहाँ पिछले एक दशक में जो कुछ ऐसे अचानक औचक इस्तीफे हुए जो आपके सामने रखना जरूरी बनता है। ये कोई पहला इस्तीफा नहीं है, जिनका नाम सुनते ही आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अचानक हुए इस्तीफे कैसे सरकार की छवि और सिस्टम के प्रति लोगों के मन में गलत भावनाओं को जन्म देते हैं। अरुण गोयल अकेले ऐसे अफसर नहीं हैं जिन्होंने निजी वजहों का हवाला देकर वक्त से पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। अमरजीत सिन्हा प्रधानमंत्री दफ्तर में विशेष सलाहकार होते थे, लेकिन कार्यालय में पहले ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। वजह बताया था पर्सनल कारण। अशोक लवासा भी चुनाव आयुक्त थे, लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर समय से पहले अपना पद उन्होंने छोड़ दिया था। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अगस्त 2019 में इस्तीफा दिया। वजह सामने नहीं आई। हालांकि बाद में मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अभी हाल ही में जब अयोध्या का सारा आयोजन हुआ तो आपने देखा होगा तमाम कार्य को जो है वो उनका निरीक्षण करने के लिए वो वहाँ जाते थे। भारत सरकार के फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी वीआरएस लिया था। वजह सामने नहीं आई थी। गर्ग का एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अचानक तबादला हुआ था। विरल आचार्य आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे, निजी कारण बताकर समय से पहले इस्तीफा दे दिया था। पीएमओ के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा साहब थे, व्यक्तिगत वजह बताकर कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। उर्जित पटेल जानते होंगे आप,
आरबीआई के गवर्नर थे, उनके इस्तीफे की वजह भी पर्सनल बताई गई थी। व्यक्तिगत वजह बताकर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी समय से पहले अपना पद छोड़ दिया था। उससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और वजह को व्यक्तिगत बताया था इस्तीफे की। उसके निजी कारण भी हो सकते हैं जो कि वो पब्लिक ना करना चाहे। तो ऐसे केसेस में ये बोलना कि पता होना चाहिए, हाँ मुझे भी लगता है कि अगर कंट्रोवर्सी को रेस्ट में देने के लिए ये जनहित में है तो होना चाहिए। लेकिन कई मायने में जब आप ये देखेंगे कि मेरी पर्सनल कुछ डिजीज़ हो सकती है जिसके कारण मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ और मैं उसे डिक्लेयर करूँ, ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। हाँ, पर्सनल रीज़न जब मैंने लिख दिया तो इसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो हमें क्लियर करना चाहिए सो दैट पब्लिक में डिबेट हो और किसी भी रिजिग्नेशन के ऊपर जो तरह तरह की सवाल उठें ये नहीं उठेगी। ऐसे अफसर कोई एक दो नहीं, इनकी लिस्ट लंबी है जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ देते हैं, वो भी बिना कोई ठोस वजह बताए, क्योंकि उन पर वजह बताने की कोई बाध्यता नहीं है। ये नहीं है कि हर हाल में आपको बताना ही बताना है, आप छोड़ ही नहीं सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। पटियाल ने वक्त से पहले इस्तीफा देने वाले जिन अफसरों के नाम दिखाए उनमें से 70% अफसरों ने अपने इस्तीफे की वजह निजी कारणों को बताया था या इस्तीफे में उसका हवाला दिया था। समय से पहले पद छोड़ने की वजह निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन वक्त से पहले अगर ज्यादातर इस्तीफों के आधार निजी और गोपनीय होंगे तो सवाल उठेंगे। सार्वजनिक जीवन में खास तौर पर किसी पब्लिक सर्वेंट को त्यागपत्र देने की वजह, असली वजह क्यों बतानी चाहिए, ये बात आप खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त उनसे समझिए, उनसे सुनिए। लोक सेवकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण बताने न बताने के संबंध में वर्तमान कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी होना चाहिए कि कोई भी लोक सेवक या कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी जब भी अपने पद से अचानक इस्तीफा देता है तो वो उसमें कारण अवश्य बताए, क्योंकि आम जनता को जिसके टैक्स के पैसे से उनको सुविधाएं और वेतन मिला हुआ है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो इस्तीफे की वजह बताना क्यों जरूरी है, ये तो आपने सुन ही लिया। वजह बताने की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए हर हाल में बताना चाहिए। सीएए को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज ही आदेश जारी किया गया था, उसके बाद अधिसूचना जारी हो गई है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मतलब अब ये कानून बन गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सरकार ने जो ऐलान किया था, जो 39 पेज का एक नोट, एक ड्राफ्ट बाहर आया था, उसके बाद सीए को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और चुनाव से पहले ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए तमाम शरणार्थियों की अब नागरिकता का, भारतीय नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त हो गया है आपके कमेंट्स का। देखते हैं क्या लिखा है आपने। आयुष राय लिखते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आप, टीएमसी सारी पार्टियां यही करती हैं। इलेक्शन के टाइम फ्रीवीज एंड रिड्यूस द रेट, सभी पार्टियों को ऑस्कर मिलना चाहिए इसके लिए। हाँ, कई लोगों को मिल भी रहा है आजकल, फिल्मों को ऑस्कर मिल रहा है, तो वहीं सिलेंडर की कीमतों को लेकर और जो मुफ्त की चीज़ें दी जा रही हैं उसको लेकर भी दर्शक इसी तरह की बात कर रहे हैं। चलिए, अब वक्त हो गया मेरे जाने का। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, और अब शरीन के साथ आप ज़रूर देखिएगा एम फैक्टर, खास पेशकश। शुभ रात्रि।